तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज टीएलडी में चलते हैं, देखते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। थोड़ी सी बूलियन अलजेब्रा की चीज छूट गई थी, एक्चुअली उसका प्रीकर्सर होता है, बट बहुत सार खपाने वाली चीज है, इसीलिए कर रहे हैं लास्ट में। इसके बाद शुरू कर देंगे सीक्वेंशियल सर्किट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जल्दी से, तो करें स्टार्ट कर। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में होता क्या है, उसमें हमारे पास होते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल आ गया पी, क्यू, आर, ए, बी, सी, कोई भी अपना लोअर केस कैरेक्टर होगा, तो इस चीज को बोल देते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल। ये रिप्रेजेंट करता है एक स्टेटमेंट को, जो कि ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। जैसे मैंने बोल दिया पी एक स्टेटमेंट है विच इज इक्वल टू इट इज रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो ये पी हो गया। ठीक है, तो इस चीज को बोल देते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल। समझ लीजिए मेरे पास एक और वेरिएबल है, उसको बोल दिया मैंने Q इज इक्वल्स टू द ग्राउंड इज वेट। ठीक है, तो ये दोनों प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। तो प्रोपोजिशन का जो एक्चुअली मतलब होता है, ये वर्ड है ना प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि कुछ प्रपोज करना, कोई स्टेटमेंट देना कि यार ये चीज ऐसे है, तो दैट इज प्रोपोजिशन। वहीं से आया प्रोपोजिशन लॉजिक। प्रोपोजिशन लॉजिक में वी हैव प्रोपोजिशन वेरिएबल्स। तो प्रोपोजिशन बस एक स्टेटमेंट होता है जो कुछ कह रहा होता है, मजाक नहीं कर रहा, सही हो। ठीक है, तो दो अगर स्टेटमेंट्स हैं तो दो स्टेटमेंट्स में रिलेशन दिखाने के लिए कुछ टूल्स होते हैं अपने पास। इन टूल्स को बोलते हैं कनेक्टिव्स। और ये जो कनेक्टिव्स होते हैं, एक्चुअली इनको लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो ये जो टूल्स होते हैं क्या होते हैं, देखते हैं। सबसे पहला होता है निगेशन। कुछ ऐसे होता है निगेशन, कुछ इस तरीके से, जो टिल्ड का साइन होगा तो नॉट पी, मतलब कि इसको फ्लिप कर देते हैं स्टेटमेंट को। अगर है कि इट इज रेनिंग तो नॉट पी क्या होगा, इट इज नॉट रेनिंग। अच्छा, दूसरा आता है कंजंक्शन P एंड Q। इट इज रेनिंग एंड द ग्राउंड इज वेट। दोनों चीजें ट्रू हैं। तो अगर दोनों चीजें ट्रू होंगी तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। या तो बारिश नहीं हो रही होगी, या तो जमीन गीली नहीं होगी। तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी ये पूरा जो ये कनेक्टिव स्टेटमेंट है, लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज करके जो हमने स्टेटमेंट बनाया P एंड Q, तभी ये ट्रू होगा। इस साइन को बोलते हैं कंजंक्शन साइन। ठीक है, कैरेट साइन होता है, इसको बोलते हैं कंजंक्शन साइन। अगला आता है डिसजंक्शन साइन। P और Q, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट दोनों में से ट्रू हुई, या तो बारिश हो रही होगी या तो ग्राउंड वेट होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर टू कंजंक्शन। ये अपना आपका लॉजिकल नॉट है, या आपका लॉजिकल एंड है, या आपका लॉजिकल और। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी सिंबल्स हैं वो लिखता चल रहा हूँ। ठीक है, अगला आता है, एक चीज आती है जिसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक में। इसके क्वेश्चंस इस पे सबसे ज्यादा बनते हैं, इम्प्लीकेशन। P implies Q। इसका मतलब इतना है कि अगर P है, इफ P इज अ प्रोपोजिशन, इफ P exists only then Q can exist। अगर P फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। थोड़ा वर्ड्स में समझना मुश्किल है, बट जब इसका हम ट्रुथ टेबल देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। और इसके बाद लास्ट में आता है बाय कंडीशनल। ये होता है इम्प्लीकेशन, ये वाला, ये इम्प्लीकेशन है, इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल बोलता है कि इफ P, इफ एंड ओनली इफ Q, मतलब कि जब दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, नहीं तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब चलते हैं सबके ट्रुथ टेबल्स बनाते हैं। तो नॉट का तो ऑब्वियसली बहुत इजी होता है, सो P और ये नॉट P। ठीक है, तो अगर P इज ट्रू तो नॉट P विल बी फॉल्स, इफ P इज फॉल्स तो नॉट P विल बी ट्रू, है ना। अच्छा, या तो सारे स्मॉल यूज करिए या तो सारे कैपिटल, मेरी तरह खिचड़ी मत बनाइएगा। सिमिलरली ये जो अपना कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द अपना एंड का ट्रुथ टेबल, और जो ये डिसजंक्शन है दैट इज इक्वल टू और का ट्रुथ टेबल, तो वो तो आपको पता है। सीधा आते हैं P implies Q पे, इम्प्लीकेशन वाले लॉ पे। इम्प्लीकेशन का जो लॉजिकल कनेक्टिव होता है, इट सेज इफ P देन Q। मतलब कि अगर P ट्रू है तो जो भी Q की वैल्यू होगी वो यहाँ सीधे पेस्ट हो जाएगी। दैट मीन्स अगर Q की वैल्यू ट्रू है तो दिस इज ट्रू, और P के ट्रू होने पे Q की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स। अगर P फॉल्स है, डजेंट मैटर Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सिर्फ ट्रू आएगा। तो ये ट्रू इफ इट्स ट्रू, और इफ इट्स फॉल्स इट डजेंट मैटर, बिकॉज हमारा ये एंटीसीडेंट ही नहीं ट्रू है। तो एक्चुअली ये जो अपना एक्सप्रेशन होता है, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है, इसको बोल देते हैं एंटीसीडेंट, और जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, सो इफ एंटीसीडेंट इज
false, implication is always true. If antecedent is true, the value of implication is equal to the consequent. ठीक है, सिमिलरली अगर हम अपना इसका ट्रू टेबल बनाते हैं बाई कंडीशनल का, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा व्हेन बोथ द वैल्यूज हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज, मतलब कि अगर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं तभी ये ट्रू होगा, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ये जो टेबल्स हैं इनके टेबल्स याद रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा ऐसे, P is equals to it is raining, Q equals to the ground is wet, और आपसे पूछेंगे कि not P implies Q by conditional P conjunction Q. Is it true if P is false? तो कुछ ऐसा करके पूछ लेंगे आपसे, तो सिंपली ट्रुथ टेबल लगा देंगे आप, तो वैल्यू आ जाएगी, आपकी आंसर आ जाएगा। आपको बस वो वाली रोज देखनी पड़ेंगी जो कि जिसमें P फॉल्स है, क्वेश्चन के हिसाब से वो रो देख लीजिएगा जिसमें P और Q की वो वैल्यू है जो क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक चीज आती है वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। अब ये किस बला का नाम है? अ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला इज समथिंग दैट इज लॉजिकली करेक्ट। अगर कोई भी मैं ऐसे फॉर्मूला लिख दूं जैसे कि P implies Q and not R or Q, कुछ भी ऐसा लिख दिया मैंने रैंडम, दिस इज अ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला बिकॉज दिस इज लॉजिकली करेक्ट। बेसिकली इट जस्ट मीन्स कि ये सिंटैक्टिकली करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए P and और Q, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली इफ इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट देन इट इज अ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं वेल फॉर्म फॉर्मूला के, तो बता देता हूँ। 3 रूल्स होते हैं, 1 2 3। पहला रूल है कि एक स्टैंड अलोन वेरिएबल in itself is a well formed formula, ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कि if P is a well formed formula then not P is also a well formed formula, ठीक है। if P is WFF not P is also WFF। तीसरा रूल है कि if P and Q मतलब कि वो P और Q ये दोनों अगर इंडिविजुअली वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज हैं तो इनको हम किसी भी लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट कर लें, चाहे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल, किसी से भी कनेक्ट कर लें। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन विल ऑल्सो बी अ वेल फॉर्म्ड फॉर्म्स। इतनी सी बात है, ठीक है। ये 3 रूल्स होते हैं वेल फॉर्म फॉर्मूला के। अब चलते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें भी जो थ्योरम्स और लॉज होते हैं। जैसे बूलियन अलजेब्रा में हमने बहुत सारे लॉज देखे थे, वैसे इसमें भी बहुत सारे लॉज हैं। अच्छा, जो वेल फॉर्म फॉर्मूलाज होते हैं इनको हम स्टेटमेंट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने लिख दिया कि P implies Q, तो मैं यही कहूंगा कि इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट। सो सपोजिडली बारिश हो रही है और ग्राउंड भीगा है तो वो ट्रू हो जाएगा। अगर बारिश नहीं हो रही है तो ग्राउंड भीगा भी हो सकता है, नहीं भी भीगा हो सकता है, दोनों सही बात है, ट्रू बात है। बट अगर बारिश हो रही है और ग्राउंड नहीं भीगा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो वो चीज हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये 3 कीवर्ड दिखे तो समझ जाइएगा इसका क्या मतलब होता है। पहला कीवर्ड है सैटिस्फाइबल, दूसरा अनसैटिस्फाइबल, तीसरा वैलिड, ठीक है। सैटिस्फाइबल का मतलब कि इट इज ट्रू अंडर एटलीस्ट 1 कंडीशन, मतलब कि इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, बहुत लंबा सा ट्रुथ टेबल है, एटलीस्ट एक ट्रू वैल्यू आनी चाहिए, एटलीस्ट एक आनी चाहिए। देन दिस फॉर्मूला जो भी होगा, वट एवर द फॉर्मूला इज P and Q समथिंग समथिंग समथिंग, तो उसको बोल देंगे कि दिस इज अ सैटिस्फाइबल फॉर्मूला। अगर सारे ही फॉल्स हैं, लाइन से एक भी ट्रू नहीं है, then this formula will be unsatisfiable। और अगर लाइन से सारे के सारे ट्रू हैं then this formula is valid। if we have all the true values, अगर सारे के सारे वैल्यूज ट्रू हैं तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं टोटोलॉजी। तो जब सारे के सारे वैल्यूज ट्रू टेबल में ट्रू आ रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। अब अगर इसे स्टेटमेंट्स की भाषा में समझाना चाहें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं वहां पहुंचूंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा। आप समझे? मतलब आई विल गेट देयर व्हेन आई विल गेट देयर, तो जब मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे तो मैं पहुंच जाऊंगा। सो इट इज एक्चुअली अ टोटोलॉजी, अ वेरी बेसलेस वन बट टोटोलॉजी है कि ये स्टेटमेंट तो सच है ना, मतलब पहुंचूंगा तो ऑब्वियसली वहां पहुंच जाऊंगा। सो कंडीशन स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अंडर एवरी कंडीशन दैट इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा इक्विवेलेंस के लॉज की तरफ। तो यहाँ पे लॉज कुछ ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे पहला लॉ में ले लेता हूँ कम्यूटेटिविटी का। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P कंजंक्शन Q अगर ऐसा है तो अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं तो भी ऐसा ही रहेगा ना। दिस इज कॉन्ग्रुएंट, ये इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ये सिंबल जो होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू Q एंड P, मतलब कि Q कंजंक्शन P। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ इसमें तो तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। सेम विद डिसजंक्शन, बट इक्विवेलेंस इज नॉट कम्यूटेटिव। ओनली कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन आर कम्यूटेटिव,
इक्विवेलेंस इज नॉट, इवन बाय कंडीशनल इज कॉम्यूटेटिव बट इम्प्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये पहला लॉ था। इसी तरीके से अब आगे लॉज होते हैं कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिविटी कह सकते हैं इसको। तो एसोसिएटिविटी भी आपको पता है, इफ P एंड Q एंड R दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू P एंड Q एंड R। मतलब पहले चाहे इन लोग का कंजंक्शन हो जाए चाहे इन लोग का, बाद में इससे करो, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑब्वियसली वी नो दैट इफ P एंड Q और R will be congruent to P and Q और P and R। ठीक है, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अच्छा, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ भी लगता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या, उसमें क्या होता था, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो अगर A डॉट B है तो A बार प्लस B बार हो जाता था। एग्जैक्टली सिमिलर, नॉट ऑफ P कंजंक्शन Q is congruent to negation of P और या disjunction negation of Q। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ भी इसमें लगता है। सो दिस इज 1 2 3 एंड 4, ये 4 लॉ हो गए। इसके बाद आता है लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन एंड लॉ ऑफ बाय कंडीशन। तो लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन क्या कहता है कि इफ P implies Q it is congruent to not P disjunction Q। ठीक है, if P implies Q this is congruent to negation of P disjunction with Q। Similarly biconditional का लॉ आता है जो कहता है कि if P biconditional Q then this is equals to P implies Q and Q implies P both ways। Then there are other laws like identity law। Identity obviously आपको पता होगा। लॉ ऑफ डबल नेगेशन जो कि बूलियन अलजेब्रा में हमने देखा था, नॉट ऑफ P is equals to P। So these are some basic laws of propositional logic। अच्छा, लॉज तो ठीक है, लॉज तो याद रखना ही है। मेन चीज क्या याद रखनी है कि क्वेश्चन करते समय ट्रुथ टेबल जरूर बनाइएगा, इजी सोल्यूशन। अभी एक दो और टर्म्स हैं वो बता देता हूँ। टोटोलॉजी मैंने आपको बताया, तो टोटोलॉजी का आप मतलब समझ ही गया कि ये जो स्टेटमेंट होती है दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो समथिंग लाइक P डिसजंक्शन नॉट P, मतलब ऑब्वियसली इट इज रेनिंग और इट्स नॉट रेनिंग। बिल्कुल सही बात है, दोनों में से एक तो सही ही होगा। नेक्स्ट अप कम्स कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्रा, दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। तो यहाँ पे हमने जो पहले यहाँ पे देखा था सेटिस्फाइबल, अनसेटिस्फाइबल, वैलिड, ये होता है प्रोपोजिशंस के लिए। और ये जो चीज हम ये देख रहे हैं यहाँ पे टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, और तीसरी भी आएगी, तीसरी होती है कंटिजेंसी, दैट इज समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स। दिस इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। सो कॉन्ट्रडिक्शन वुड बी समथिंग लाइक P एंड नॉट P, मतलब इट इज रेनिंग एंड इट्स नॉट रेनिंग, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लास्ट आता है कंटिजेंसी। सो इट माइट बी ट्रू माइट बी फॉल्स। अच्छा, ये 3 टर्म हो गई, और 3 टर्म बताता हूँ जो कि आपको पेपर में दिख सकती हैं। सबसे पहली होती है कन्वर्स। कभी कभी इंग्लिश में नहीं बोल देते द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब कि उसका जस्ट उल्टा। तो कन्वर्स अप्लाई होता है इम्प्लीकेशन में। इफ P implies Q द कन्वर्स इज Q implies P। और इसको हमने देखा था, ये क्या होता है, इम्प्लीकेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू नॉट P डिसजंक्शन Q। ठीक है, नॉट P डिसजंक्शन Q का कन्वर्स क्या होगा, नॉट Q डिसजंक्शन P। ठीक है, इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाया जाए, सबसे पहले P implies Q का बनाएंगे, फिर बनाएंगे Q implies P का। सो नॉट P प्लस Q मतलब कि यहाँ पे दोनों साइड ट्रू आ जाएगा, और प्लस Q मतलब कि यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ये रहेगा फॉल्स। नाउ नॉट Q प्लस P, नॉट Q मतलब कि ये दोनों हो जाएंगे ट्रू, और प्लस P दैट मीन्स दिस इज ट्रू, और ये हो जाएगा फॉल्स। तो कुछ इस तरीके का ट्रुथ टेबल बनेगा कन्वर्स का। अगला है इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर P implies Q है देन द इनवर्स ऑफ दिस विल बी नॉट P implies नॉट Q। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, नॉट P implies नॉट Q का। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ऑफ नॉट तो P हो गया, डिसजंक्शन विद नॉट Q मतलब नॉट Q डायरेक्टली। अच्छा, अब इसमें क्या क्या ट्रू हो जाएगा, ये दोनों ऊपर ट्रू हो जाएंगे, और Q नॉट Q दैट मीन्स दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। तो कन्वर्स और इनवर्स का एग्जैक्टली किसी सेम ट्रुथ टेबल आया, बट नोटेशंस अलग हैं, और जनरली बड़े फॉर्मूलाज में जब अप्लाई होता है तो वैल्यूज चेंज होने का रिस्क रहता है। लास्ट वन इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल कंडीशन इम्प्लीकेशन। तो P implies Q है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नॉट Q implies नॉट P। इसका अगर आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो एग्जैक्टली इसके जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये 3 और टर्म्स होती हैं, कहीं पर अगर दिखें तो समझ जाइएगा कि क्या करना है। ट्रुथ टेबल में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि बीच की एक वैल्यू फ्लिप हो गई, और वैसे फॉर्मूला वाइज तो पता ही कि क्या होना है, कन्वर्स और इनवर्स
और कॉन्ट्रापोजिटिव में। लास्टली एक रूल होता है, आप कह सकते हैं कि ये जो लॉज हैं इनकी तरीके से ही है, बट इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव लॉ। तो इसमें होता क्या है, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल सेज कि इफ P implies Q is true and Q implies R is also true, then P implies R is also true. So if P implies Q and Q implies R, then P implies R. सिंपल सा ये रूल है, चेन रूल। ठीक है, एक तरीके से ट्रांसिटिविटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और काफी इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं मोडस पोनेंस। इसका यूज करके काफी सारे एमसीक्यूज रिजॉल्व होते हैं। इसका सिंपली इतना कहना है कि अगर हमारे पास एक इम्प्लीकेशन है P implies Q और अगर इसकी वैल्यू ट्रू है एंड P इज ऑल्सो ट्रू, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो Q भी डेफिनेटली ट्रू होगा। सो ट्रूथ टेबल में देखते हैं क्या हुआ। सो इन द ट्रूथ टेबल यू सी इफ दिस इम्प्लीकेशन P implies Q is true, मतलब कि 1 2 3 वैल्यूज एंड P is also true, मतलब ये दोनों वैल्यूज। अब जब इन दोनों का कॉमन आउट करेंगे तो केवल एक ये सिंगल रो दिखेगी हमें, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, तो दिस इज सिंपली बस ये जो मोडस पोनेंस ये जो लॉ है ये इतना ही कहता है कि अगर ये दोनों ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये मैंने आपको प्रोपोजिशन लॉजिक के जितने भी लॉज थे, थ्योरम्स थे, रूल्स थे, सारे के सारे बता दिए। तो ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन अपना, ठीक है ना। और थ्योरी इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ये जो कुछ कुछ टर्म्स होती हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रापोजिटिव, चेन रूल, मोडस पोनेंस, ऐसे करके आ जाता है पेपर में, वर्ड लिख के आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, बस इतनी सी बात है। बाकी ये जो प्रोपोजिशन लॉजिक है इट्स जस्ट यू नो जनरल लॉजिक। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं गेट का। तो लेते हैं लास्ट 10 ईयर्स में से कोई रैंडम ईयर लेते हैं, 2015 से 25 में कोई एक रैंडम ईयर लेते हैं, उस साल का गेट का पेपर 1 देखते हैं, पेपर 2 या पेपर 1 जिसमें भी हो। सो एक मैंने रैंडम वेबसाइट खोली थी रैंडम नंबर के लिए, द रैंडम नंबर इज 2024। तो ऑलराइट, लेट्स गो फॉर 2024 एंड हियर वी आर, गेट 2024। ये सेट 2 है एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिक। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ एंड ऑप्शंस सी, ठीक है, एक ऑप्शन नीचे दिख जाएगा बाद में। क्वेश्चन सेज PQ 2 प्रोपोजिशंस दिए, फेल ग्रेड कैन बी गिवन, स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 50% मार्क। ठीक है, अब स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि फेल ग्रेड कैन नॉट बी गिवन व्हेन स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 50% मार्क्स। व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन लॉजिक। ठीक है, तो ये बताना है कि ये 2 स्टेटमेंट्स हैं और एक ये हमें स्टेटमेंट दिया है, तो इसे प्रोपोजिशन लॉजिक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा ना। तो क्वेश्चन सेज कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है इट सेज फेल ग्रेड कैन नॉट बी गिवन व्हेन द स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 50% मार्क्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो ऐसे में करना क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं, बहुत जल्दी आपको ट्रुथ टेबल बनानी है, स्टार्ट से एकदम TF। ठीक है, और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद वो चीजें नोट करनी है, वी हैव टू नोट डाउन द फैक्ट्स दैट वी नो फॉर श्योर कि ऐसा होगा। सो व्हाट डू वी नो फॉर श्योर, फेल ग्रेड कैन नॉट बी गिवन व्हेन स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 50%। तो स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन 50%, ये ट्रू कब है, इन 2 पॉइंट्स पे ट्रू है। एंड फेल ग्रेड कैन नॉट बी गिवन, दैट मींस P शुड बी फॉल्स। तो P फॉल्स और ये क्या है, ये यहाँ पे ट्रू है डेफिनेटली। अच्छा, स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन 50% मार्क्स और फेल ग्रेड भी दे दिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये पहला वाला हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी नो फॉर श्योर। व्हेन स्टूडेंट स्कोर्स लेस देन 50% मार्क्स, उसका हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ठीक है, फिलहाल तो नहीं पता, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, दे भी सकते हैं ग्रेड, फेल ग्रेड नहीं भी दे सकता है, तो ये हमें नहीं पता अभी इस टाइम। अब क्या करना है, जल्दी से ये चारों ऑप्शन का ट्रुथ टेबल बना लेना, क्योंकि इफ यू सी बहुत ही इजी ट्रुथ टेबल है, बहुत इजी है। सो मैं थोड़ा इसमें जूम बैक कर लेता हूँ। सो P implies Q, इस सबसे पहले ऑप्शन C का बनाते हैं, बिकॉज वो तो आप रटा होना चाहिए बिल्कुल एकदम। P implies Q तो एकदम बिल्कुल मेमोरी में होना चाहिए। तो ये TF, तो ये C ऑप्शन का है। अब इफ यू सी यहाँ पहले ऑप्शन पे F आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली C नहीं हो सकता। अब बनाएंगे B का। देखिए B है Q implies P। Q implies P में क्या होगा, इसका थोड़ा सा ये चीज बीच में रिवर्स हो जाती है। अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ पे कि ये चीज रिवर्स हो जाती है, इसमें इनवर्स है ये, सॉरी कन्वर्स। सो दिस इज TTFT। क्या यहाँ पे F आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो B भी गलत ऑप्शन है। अब बनाते हैं A का। सो A का जब बनाएंगे, A का होगा Q बार प्लस P बार, है ना। तो Q बार प्लस P बार, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू,
दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे एफ भी आ रहा है और यहाँ पे टी भी आ रहा है, दैट मीन्स 8 सही ऑप्शन हो सकता है। बट वेट, हो सकता है कि डी में भी कुछ ऐसा मिले, बाद में हमें और चीजें करनी पड़े। और अगर आपको डी ऑप्शन नहीं दिख रहा तो वेट, डी इज नॉट पी इम्प्लाइज क्यू। तो नॉट पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब होगा पी प्लस क्यू, सिंपली पी प्लस क्यू होगा, एंड दैट इज टी 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 एंड एफ। ठीक है, तो इफ यू सी यहाँ पे पहले पॉइंट पर एफ आना चाहिए बट नहीं आ रहा, सो डी भी गलत ऑप्शन है। आंसर होना चाहिए इसका ए। ठीक है, तो इसका 2024 का सेट 2, इसका देखते हैं आंसर की। तो ये 24 का आंसर की है सेट 2 का। वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज आंसर इज ए, सो आवर आंसर इज करेक्ट। तो देखा गाइस, इतने आसान होते हैं, तुरंत जैसे ही ट्रुथ टेबल बनेगा ना, प्रोपोजिशन लॉजिक सॉल्व, कुछ करना ही नहीं इसमें, इजीएस्ट क्वेश्चंस। तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि जो डीएलडी है ये तो फ्री के 3-4 नंबर देने ही आता है, फ्री के 3-4 नंबर देने आता है डीएलडी। बस थोड़ी सी बाइनरी की समझ और थोड़े से स्मार्ट डिसीजन लेने हैं, एंड 3 से 4 नंबर पॉकेट में इजी। और क्वेश्चंस कर सकते थे बट अभी काफी समय हो गया है, तो वापस आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फ्री के नंबर बटोरने हैं तो सब्सक्राइब कर दो और लोग को शेयर भी कर दो जिन्हें फ्री के नंबर बटोरने हैं। तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।